नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज आपके लिए मैथ पेडोलॉजी के क्वेश्चन लाए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है। नंबर 1 लिखा हुआ है तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना और प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। ऐसे ही दूसरा लिखा हुआ है, तीसरा है या चौथा है। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। देखिए कैसा क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर और लंबाई पढ़ानी है, तो इसमें से सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, ठीक है, सही ऑप्शन है, वो चूज करना है आपको। तो 1, 2, 3, 4 में देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन क्या हो सकता है। नंबर 1 है तुलना, दूसरे में भी तुलना है, तीसरे में प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना है, नंबर 4 में प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। देखिए हमें लंबाई पढ़ानी है, तो सबसे पहले हम ऐसी चीज़ों को शुरू करेंगे जो बच्चा जानता हो। बच्चा जो है वो छोटा बड़ा, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक, ये सब चीज़ें जानता है। तो इसी के हिसाब से तो हम पहले तो हम तुलना करना उसको शुरू करेंगे। तो देखिए तुलना करने के हिसाब से ऑप्शन 1 और 2 मिल रहे हैं, तुलना करना। उसके बाद लिखा है पहले वाले में अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, दूसरे में भी लिखा है अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना। तो देखिए तुलना करते हैं, फिर अप्रमाणिक मापों का उपयोग करते हैं। अप्रमाणिक मापों का जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को हमें नापना है, लंबाई को नापना है। कोई लकड़ी है, ठीक, तो एक लकड़ी छोटी एक लकड़ी बड़ी है, उसको हमें नापना है। तो आप ऐसे, ठीक है, अपने उंगलियों से नाप सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उसको, ठीक, अप्रमाणिक यानी कोई भी चीज़ आपको जो मिल गई है उसके हिसाब से उसको नाप कर देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा लिखा हुआ है प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, और इसमें लिखा हुआ है प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, और इसके बाद लिखा हुआ है प्रमाणिक इकाई को विकसित करना। तो देखिए इसमें सबसे अच्छा जो सही आंसर होगा क्या होगा। सबसे पहले लंबाई पढ़ाने के लिए पहले तो हम तुलना करना, छोटा बड़ा देख के बता देगा वो। फिर अप्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे, ठीक है, जैसे अपने उंगल यानी, ठीक है, अपने जो हाथ है, हाथ की उंगलियों की लंबाई से नाप सकते हैं, या किसी भी तरीके से धागे से, ठीक, पटरी से, कुछ भी टुकड़ा है लकड़ी का उससे नाप सकते हैं। इसके बाद प्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे, जैसे स्केल है, मीटर में, इंच में, सेंटीमीटर में, इन चीज़ों में नापेंगे। उसके बाद प्रमाणिक इकाई को विकसित करेंगे, ठीक है, कि हमारा ये किस में, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, क्या है। तो हमारा जो सबसे सही उत्तर है इसमें, वो हमारा उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन उत्तर का, यानी प्रश्न नंबर 1 का 2। चलिए आगे शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। लिखा हुआ है चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है, ठीक है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम से रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। अरे कक्षा 4 का एक, ठीक है, विद्यार्थी है, वो 2 संख्याओं जो दशमलव के 2 स्थानों तक हैं, ठीक, को क्रम में रखता है और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। मतलब उसने सीख लिया है कि उनको कैसे क्रम में रखना है, और छोटी बड़ी का भी वो तुलना कर सकता है। तो कह रहे हैं यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है कि अधिगम का यह उद्देश्य जो है किस चीज़ का उल्लेख करता है। पहला है प्रक्रियात्मक ध्येय, दूसरा है सुव्यवस्थिता ध्येय, तीसरा है सामाजिक ध्येय, चौथा है विषयात्मक ध्येय। देखिए ध्येय का मतलब हो गया गोल या उद्देश्य कह सकते हैं। तो उसमें देखिए पूछ रहे हैं कि कौन सा उद्देश्य का उल्लेख करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रक्रिया का मतलब हो गया एक प्रोसेस। क्या यहाँ पे प्रोसेस की कोई बात हो रही नहीं। दूसरा क्या, सुव्यवस्थिता, मतलब किसी चीज़ को व्यवस्थित करने की बात हो रही है, ठीक है, तो ये वाला ध्येय है नहीं। तीसरा कह रहे हैं, ठीक है, सामाजिक ध्येय, इसमें सामाजिक तो बात ही नहीं हो रही कोई। चौथा कह रहे हैं विषयात्मक, यानी विषय के बारे में उसको जानकारी है, इस वाले गोल की उसकी पूर्ति हो रही है। कैसे, क्रम को वो रख रहा है, यानी संख्याएं जो हैं दशमलव के 2 स्थान तक उनको क्रम से रख लेता है और उनकी तुलना कर लेता है। मतलब उसको विषय के बारे में पूरा, ठीक है, मतलब जो संख्याओं के बारे में है उसे पूरा ज्ञान है, विषय की जो संख्याएं हैं, ठीक, उसे पूरा उसके बारे में ज्ञान है। तो यहाँ पर जो उसका उद्देश्य है, ठीक है, या उल्लेख है अधिगम, वो क्या है, विषयात्मक ध्येय। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, लिखा है कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन
कि ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। कह रहे कक्षा 4 का एक बच्चा है, ठीक है, या मान लीजिए कक्षा 4 की क्लास को आपको पढ़ाना है, तो इसमें आपको सममिति और परावर्तन ये चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो आपको कह रहे हैं इनमें से कौन सी चीज़ों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, ठीक है, जिससे आप आसानी से उसको पढ़ा सकते हैं। नंबर 1 है मोतियों की माला, दूसरा है बिंदु शीट डॉट पेपर, तीसरा है गिन तारा और चौथा है द्विमुखी पटल यानी काउंटर। तो ऐसा कह रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो सममिति और परावर्तन होता क्या। जैसे मान लीजिए सममिति, जैसे ये लिखा हुआ है ए, अब इसका सममिति का मतलब होता है सिमेट्रिक, तो इसको हम अगर यहाँ से इसे काटें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये पढ़ाना है, और क्या पढ़ाना है, परावर्तन पढ़ाना है, ठीक है। सिमेट्रिक और परावर्तन दो चीज़ें पढ़े। परावर्तन क्या हुआ, मतलब ठीक है रिफ्लेक्ट होना, जैसे ये एक ठीक है बनी हुई है लाइन, यहाँ पर एक ठीक है रे आती है और ये वहाँ पर टकरा कर वापस जाती है, इसको पढ़ाना है। देखो आप कह रहे हैं ठीक है इनमें किसका उपयोग सबसे ज़्यादा सही रहेगा। देखिए मोतियों की माला, इससे क्या आप ठीक है इसको पढ़ा सकते हैं, नहीं। सममिति ठीक है, सिमेट्रिक हमें पढ़ाना है, जैसे ओ सिमेट्रिक है या ए सिमेट्रिक है, कैसे सिमेट्रिक है उसको पढ़ाना है। परावर्तन भी इससे नहीं हो सकता है। दूसरा कह रहे हैं बिंदु शीट, अब जैसे ठीक है एक शीट बनी हुई है, ठीक है ऐसे, ये ऐसे ऐसे शीट है ऐसे बनी हुई, मतलब ऐसे कोई शीट है जिसमें बिंदु बने हुए हैं, ठीक। आप इसमें सममिति को ऐसे पढ़ा के बता सकते हैं, या कहें हम दूसरी, ठीक हमारा परावर्तन है तो हमें एक लाइन खींचते हैं, ठीक लाइन से यहाँ पर रे आती है और यहाँ से टकरा के वापस निकल जाती है, इसको बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं। आगे हमारा ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गिन तारा। गिन तारा अबेकस होता है, अबेकस से तो आप इसको नहीं पढ़ सकते, उसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जोड़ घटाना। आगे नंबर 4 लिखा है द्विमुखी पटल यानी काउंटर, इसका उपयोग भी जोड़ घटाना के लिए होता है, ठीक है, तो इसका उपयोग भी नहीं करना। तो यहाँ पे सबसे जो सही आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बिंदु शीट का प्रयोग करके आप सममिति और परावर्तन दोनों को आसानी से बच्चों को बता सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह विवाद रखा गया शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है, यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है, ऐसा कह रहे हैं, ठीक। कक्षा 5 में ठीक है शून्य के ऊपर चर्चा रखी गई और शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है, इसके बारे में ठीक है क्रियाकलाप कराए गए। इससे कह रहे बच्चे किस बात के लिए प्रोत्साहित होंगे। नंबर 1 ऑप्शन है विश्लेषण और संप्रेषण में, वे संख्याएं जिनको लिखने में शून्य हो, वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, मित्रों को सहयोग देने में। देखिए क्या है, आप जीरो के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि जीरो कैसा होता है, ठीक है, इसका आगे संख्या के लगाते हैं तो क्या उपयोग होता है, पीछे लगाते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है प्रभावशाली संख्या है कैसे, इसको जीरो हम आप संख्या के पीछे लगाते जाइए तो ठीक है संख्या की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ कह रहे बच्चे क्या प्रोत्साहित करेंगे इस क्रियाकलाप से, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन विश्लेषण संप्रेषण, हाँ हो सकता है। चलिए वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, इनमें इसमें ठीक इस बात का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा दूसरा जो है कैंसिल हो जाएगा। तीसरा अगर वे समस्याएं हल करने में जिनके अंत में शून्य हो, इसका वाद विवाद से कोई मतलब नहीं है, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। चौथा कह रहे मित्रों को सहयोग देने में, क्या मित्रों को सहयोग देने में इस बात का कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है ठीक है इन चारों में, वो हमारा क्या हो जाएगा, पहला क्या है विश्लेषण और संप्रेषण में। मतलब आप वाद विवाद करेंगे, पता चलेगा कि शून्य जो है सबसे प्रभावशाली संख्या है, क्यों है। आप दूसरों के तर्क सुनेंगे, अपने तर्क देंगे, तो आपको वहाँ पे चीज़ें समझने का मौका मिलेगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा, दूसरों के बारे में ठीक है शून्य के बारे में क्या वो कहते हैं उसको अपने आप समझने का भी मौका मिलेगा। चलिए तो हो जाएगा 35 का आंसर नंबर 1। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। क्या लिखा हुआ है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है
तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, ऐसा कह रहे हैं एक शिक्षार्थी है, लड़का है, उसको संख्याओं को जोड़ने यानी जोड़ने घटाने किसी भी तरीके में समस्या हो रही, तो उसको कह रहे क्या असमर्थता हो सकती है। तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है, जो गणित की दिक्कत होती है यानी गणित को पढ़ने की क्षमता होती है उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो हमारा इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है लेखन क्षमता, ठीक है, डिस्ग्राफिया होता है ग्राफ। अब देखिए कैसे याद करेंगे इसको, लिखना भी एक तरीके से ग्राफ जैसे बनाना होता है, ठीक है, मतलब लिखना है तो ग्राफ बनाना जैसा है, ठीक है। तो उसमें हम अगर लिख नहीं पाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा लिखेंगे तो हमारा ग्राफ गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमारा लेखन क्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं। देखने स्थानिक संगठन में समर्थता, ठीक है, कोई भी मतलब स्थान का अंदाजा न लगाने पर असमर्थता हो गई, ये भी अलग हो गया, ठीक है। पठन क्षमता डिसलेक्सिया, पढ़ने की क्षमता होती है, ठीक, उसको हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर इसमें 1 लिखा हुआ है कि मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए। नंबर 2 परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए। नंबर 3 लिखा है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। नंबर 4 है शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। कह रहे हैं व्यवहारिक उपकरण, प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्यों, ये क्या करेंगे। देखिए मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, ये भी हो सकता है। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, ये हमारा उद्देश्य वैसे भी नहीं होता है, ठीक है, तो हमारा 2 हमारा कैंसिल आउट होगा। सबसे पहले जो नहीं हो सकता उसको हटाना है। मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, ये भी हो सकता है। शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए, ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन इन सब में ठीक है ज़्यादा सटीक नहीं मिल रहा। तो ऑप्शन बचा हमारे पास 1 और 3, देख लेते हैं दोनों में सबसे सटीक क्या मिलेगा। मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए। तीसरा कह रहे हैं मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। व्यवहारिक उपकरण, कोई भी व्यवहारिक उपकरण जो है, ठीक है, गणित में सहायता कैसे करेगा, क्या करेगा, वो गणित की जो मूल संकल्पना है इनको समझने में हमारी सहायता कर देगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा इसमें सबसे सटीक जो है 1 और 3 में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। देखिए 2 तरीके के प्रश्न होते हैं मेनली यहाँ पर भी, ठीक है, खुला और बंद वाला। इसमें डिस्कशन कर लेते हैं कि खुला कैसा होता है और बंद कैसा होता है। जैसे कोई एक प्रश्न है, जैसे आप यहीं पे समझ लीजिए, ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है आप 15 को 3 से गुणा करेंगे। 15 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारा 45। इसका कोई क्या और उत्तर हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये बंद है, मतलब ये, ठीक है, इसका कोई डिफरेंट उत्तर नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये एक खुला अंत वाला प्रश्न नहीं है, जिसके जो आंसर जो है यानी ऑप्शन जो है बहुत सारे हो सकते हैं, वो हमारा खुला अंत वाला प्रश्न होता है। जैसे दूसरा देख लीजिए, तो ये तो हमारा पहला कट गया क्योंकि इसका उत्तर फिक्स है, 45 आएगा, ठीक है, इसको हम खुला अंत वाला नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए ऐसा है, कोई विद्यार्थी कहता है, ठीक है, कि एक गाय के 4 पैर हैं, तो 2 गाय के कितने पैर होंगे, 8, ठीक। तो ये क्या है, इसमें क्या आंसर बदल सकता है, नहीं बदल सकता ना, 2 गाय के 8 ही पैर होंगे। अगर कोई दूसरा विद्यार्थी है, ठीक है, उससे हम कहते हैं ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनका गुणनफल, ठीक है, 40 आए, तो वो बहुत सारी चीज़ें बता सकता है, 4 और 10 बता सकता है, 40 हो जाएगा। 8 पंचे 40, 8 और 5 बता सकता है। ऐसे बहुत सारे उत्तर उसके हो सकते हैं। तो यहाँ पर खुला अंत वाला प्रश्न है, 40 2 संख्याओं का गुणा हो सकता है। और अगर गाय के से पैर की बात करें तो वो फिक्स है, वो वही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ही अंतर होता है। दूसरा लिखा है यदि कोई 2 संख्याएं लिखित, ठीक है, कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45। अब ये देखिए, हाँ यही क्वेश्चन आया, यही हमारा उत्तर होगा। क्यों, देखिए यदि 2 संख्याएं, ठीक है, लिखनी है हमको जिनका उत्तर 45 हो यानी गुणनफल 45 हो, तो 15 तियां 45 हो सकता है, 9 पचे 45 होता है, 45 से कम 45 होता है, ठीक। और बहुत सारे इसमें, ठीक है, पार्ट्स इसके मिल सकते हैं, मतलब इसके आंसर जो है, ठीक, 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये हमारा खुला अंत वाला यानी मुक्त अंत वाला, ठीक है, प्रश्न है।
आगे लिखा संख्या रेखा पर प्रयोग करते हो 3 बार 15 को लिखिए, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। 15 गुणे 3 का मान ये भी हमारा फिक्स है, 45 ही आएगा। तो जिस चीज़ के ऑप्शंस यानी ठीक है बहुत सारे हो सकते हैं उसको खुला या मुक्त वाला कहते हैं, ठीक। और जिसके ऑप्शंस ठीक है केवल या एक उत्तर हो सकता है उसको कहते हैं बंद अंत वाला प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा 2 में कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कह रहे कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं वो हासिल वाले 2 अंकों के जोड़ में दिक्कत ठीक है फेस करते हैं। समस्या का कारण क्या हो सकता है? नंबर 1 गणित में रुचि का अभाव, ऐसा कोई जरूरी नहीं है उन्हें ठीक गणित में रुचि ना हो, तो हमारा ये तो पहले ही कट गया, ठीक ऐसा कोई बात नहीं है। नंबर 2 अंकित मान और स्थानीय मान की समझ का अभाव। चलिए आगे देखते हैं। शून्य के महत्व की समझ का अभाव, देखिए हासिल में तो शून्य की महत्व की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नंबर 4 है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो देखिए सबसे अच्छा पुनर्समूहीकरण का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपके पास ठीक है लिखा हुआ ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। आप क्या करते हैं इसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद यह 11 आता है, 11 आने के बाद जब आप इसका हासिल यहाँ देते हैं तो वो उसमें दिक्कत होती है। इसका मतलब है वो उसका पुनः समूह नहीं बना पाते। तो यहाँ पे जो मेन उत्तर होगा यानी जो सबसे सटीक उत्तर होगा वो क्या होगा, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया का अभाव। वो पुनः उसको उसमें वापस यानी हासिल आगे देने में सक्षम नहीं। अंकित मान स्थानीय मान की बात भी यहाँ नहीं हो रही और शून्य का भी अभाव यानी समझ का अभाव यहाँ भी उत्तर नहीं होगा। तो क्या होगा उत्तर इसका, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? कह रहे प्राइमरी लेवल पर ठीक एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए क्या होना जरूरी है, ठीक है। महत्वपूर्ण विशेषता पूछ रहे हैं। देखिए उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के साथ दिया जाना चाहिए, हाँ जरूर है, ठीक है। अगर देखते हैं इससे अच्छा मिलता है क्या ऑप्शन, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने जिससे कि यथावत अभ्यास कह सके। कह रहे खाली कह रहे हैं अभ्यास दे दिया जाए ज़्यादा, नहीं ये तो होना नहीं चाहिए। वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विशेषता ये भी नहीं मिल रही। नंबर 4 वह मोटी बड़ी होनी चाहिए, यह तो कतई ऑप्शन नहीं सकता। तो ऑप्शन 1 और 3 इन दोनों में सटीक ढूंढना है। देखिए तो क्या होगा, आकर्षक और रंगीन बनाने से केवल बच्चा तो नहीं पढ़ लेगा। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ यही इसका उत्तर होगा। उसमें लिखा है उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। मतलब कोई भी चीज आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका एक संदर्भ देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका भोजन टॉपिक है तो आप उसको बच्चे के परिवार से शुरू कर सकते हैं कि सब लोग सुबह उठते हैं क्या करते हैं, ठीक है, नाश्ता करते हैं, हम दोपहर को स्कूल में आकर क्या करते हैं, लंच करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, लंच में हम क्या खाते हैं, बहुत सारी चीज़ दाल सब्जी रोटी खाते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, ठीक, ये हमारा भोजन है। भोजन से हमें क्या क्या मिलता है, ये सब चीज़ें, यानी हमें प्रोटीन विटामिन भी जैसे पढ़ाना है तो हम पहले भोजन से शुरू करेंगे और भोजन के बाद उसमें मिलने वाले तत्वों पर जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन जो 1 है वो इसमें सबसे सटीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? ऐसा कर रहे हैं, संप्रेषण का मतलब होता है बोलना, मतलब बातचीत करना, अपने विचार रखना। तो यहाँ पर कह रहे हैं वही कि संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना हो सकता है, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं, नंबर 1 है दंड आरेख देखकर आंकड़ों को बताना। इसमें बोलने का मतलब ही नहीं है, ठीक, आप दंड आरेख देखेंगे वहां से उत्तर बता सकते हैं बस सीधा। कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, हाँ ये हो सकता है, आपको जवाब देना है लेकिन तुरंत उत्तर देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इससे अच्छा ऑप्शन मिलता है क्या। 3 में लिखा हुआ है गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना, मतलब कोई भी विचार आए दूसरे का उसको हम नकार दें। चौथा कह रहे हैं गणितीय विचार को सुव्यवस्थित संचित और स्पष्ट करना। अब देखिए संप्रेषण का मतलब होता है अपनी बात को कहना, ठीक है, अच्छे से समझा पाना। तो यहाँ पर वही करें, संप्रेषण का मतलब होता है अपनी बात को कहना भी, ठीक है, बता पाना। तो यहाँ पे चौथे में यही लिखा हुआ है, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित संचित और स्पष्ट करना। मतलब आपने जो सीखा है या आपको पता है आप उसको अच्छे से दूसरों के सामने सुव्यवस्थित रूप से स्पष्ट कर पा रहे हैं, यही संप्रेषण का अर्थ होता है। चाहे आप हिंदी में समझिए चाहे आप गणित में समझिए, संप्रेषण का मतलब यही होता है अपने विचारों को दूसरों के समझ में
ला पाना या अच्छे से स्पष्ट कर पाना। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा का केंद्र होना चाहिए, गणित की शिक्षा का केंद्र होना। तो इसके ऑप्शन दिखे हुए हैं। नंबर 1 लिखा है उच्चतर गणित के लिए तैयारी। नंबर 2 गणित के अमूर्त विचार जानना। नंबर 3 कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। विद्यार्थियों गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ठीक है, ये गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। प्राइमरी लेवल पर क्या होना चाहिए? उच्चतर स्तर की तैयारी नहीं, प्राइमरी पे तो हम इतना फोकस नहीं कर रहे हैं कि हाँ उच्चतर जाना है। एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय, प्राइमरी से आप अंतर्राष्ट्रीय ठीक मापदंड के लिए नहीं जा रहे हैं। नंबर 2 लिखा है गणित के अमूर्त विचार, ये हो सकता है। नंबर 3 लिखा है कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। अब सबसे जो अच्छा क्वेश्चन है यानी जो ऑप्शन है इन दोनों में क्या हो सकता है? देखिए सबसे पहले हम प्राइमरी लेवल पर क्या करते हैं, बच्चों को जो भी पैसे रुपए ठीक है लेन देन खर्चा ये सब जो भी जोड़ घटाना सिखाते हैं उसको बच्चों की ज़िंदगी से जोड़ने में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले हमें मेन क्या होता है, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। जो भी उसके ठीक है डेली लाइफ है उसमें जोड़कर हम गणित को उसको सिखाएंगे। तो हमारा सबसे जो सटीक आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? निम्नलिखित में से कह रहे हैं कौन सा जो संख्या की समझ का बहुत जरूरी ठीक है पार्ट या हिस्सा पहलू नहीं है, क्या है? नंबर 1 लिखा हुआ है पंक्तिबद्धता, मतलब एक संख्याओं को सीरियल क्रम में मतलब 1 2 3 4 या किसी भी टाइप में अरेंज करना, ये तो है। नंबर 2 गणना करना, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है ये भी हमारा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू है। अंक लिखना ये तो है ही, क्योंकि हम अंक जब पहचान के लिख पाएंगे तभी हम संख्या को सीख पाएंगे। नंबर 4 है संरक्षण। संरक्षण मतलब होता है कि सुरक्षित रख लेना, इसका संख्या की समझ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा 1 2 और 3 तीनों संख्या की समझ का पहलू है, लेकिन जो हमारा संरक्षण है वो संख्या की समझ का पहलू नहीं है। तो हमारा जो नहीं पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है लास्ट क्वेश्चन है। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइलें दी, उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन संकल्पना को संबोधित नहीं किया सकता? कह रहे हैं उसने 36 टाइलें दी और उनको लगाया है कि ठीक आयत बना के आप देखें। तो कह रहे हैं इस आयत की संकल्पना से बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक, और बच्चे क्या क्या सीखेंगे, और इनमें से कह रहे हैं चारों में से क्या वो सीख नहीं पाएंगे, मतलब किससे संबंधित नहीं होगा। सबसे पहले 36 टाइलें दी तो उससे क्या सीख सकते हैं? नंबर 1 का लिखा ऑप्शन गुणनफल। हाँ, मान लीजिए आपने ठीक आयत बनाने को कहा तो वो टाइलों को रखता है, मान लीजिए इस फ्रेम में रखता है, ठीक है ऐसे कुछ भी रखता है, ठीक है टाइलों को रखता है ऐसे, और 36 टाइलों रखेगा, मान लीजिए ऊपर रख, ठीक है ऐसे रखता है, 12 की लाइन ऊपर बनाता है, ठीक, और 3 की लाइन ऐसे बनाता है, 1 2 और 3, तो यहाँ से 12 3 36 वो सीख सकता है, ठीक, तो यानी गुणनफल भी वो सीख सकता है। नंबर 2 क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी सीख सकता है, क्यों? जब वो टाइलों को व्यवस्थित करेगा तब वो क्षेत्रफल भी निकाल सकता है। कैसे? ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, उनकी गुणा करके वो क्षेत्रफल भी निकाल सकता है, तो ये भी सीख सकता है। नेक्स्ट लिखा है आयतन। देखिए टाइलों से आयतन नहीं सीख पाएगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मोटाई की बात नहीं है, मतलब टाइलों में कोई मोटाई तो नहीं है, आयतन नहीं सीख पाएगा। नंबर 4 लिखा है गुणनखंड। अब देखिए गुणनखंड का कैसे, मतलब 36 है, ठीक, अब 36 में वो टाइलें से रखता है ऊपर, ठीक है 9 रखता है, ठीक है 9 की लाइनें बनाता है ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे बनाता है वो 4 की लाइनें, ठीक है, तो इससे उसको पता चल रहा है कि 9 और 4 जो हैं वो 36 के गुणनखंड है। मान लीजिए 36 टाइलें हैं, ठीक, इनका गुणनखंड जब करेगा 9 4 कर सकता है, 12 3 कर सकता है, तो गुणनखंड भी सीख सकता है, ठीक है, और 18 2 कर सकता है, तो गुणनखंड भी वो सीख जाएगा, लेकिन आयतन जो है वो यहाँ से नहीं सीख पाएगा क्योंकि उसके अंदर कोई मोटाई नहीं है। तो हमारा जो उत्तर है नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 3। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है जो सीटेट में आए हुए थे। प्लीज़ अगर आपको चैनल में ठीक है सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी जो भी मैथ के ठीक ऐसे ही पेडोलॉजी के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, और आप 2023 हो या जो भी सीटेट के पेपर देंगे आपको उसमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।